हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 75 और हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर सेंटर इज empowered to give direction to the state with regard to the exercise of their executive power। किस मैटर में यानी किस मुद्दे पर केंद्र सरकार डायरेक्शन यानी कि दिशा निर्देश दे सकता है राज्यों को किसी भी मैटर में और अपने एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि जो उनका एग्जीक्यूटिव पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए। पहला है स्टेटमेंट है, पहला द कंस्ट्रक्टिव एंड मेंटेनेंस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय द स्टेट। कहने का मतलब कंस्ट्रक्टिव या मेंटेनेंस किसी चीज़ के लिए अगर वो कम्युनिकेशन बाय द स्टेट हो। सेकंड, द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज विद इन द स्टेट, यानी किसी भी तरीके का मेजर्स यानी स्टेप्स लेना हो कोई रेलवे के किसी भी तरीके की सुरक्षा के लिए। तीसरा है द प्रोविजंस ऑफ द एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, यानी किसी तरीके का प्रोविज़न लाना ताकि वो बच्चों को जो प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन होता है उसमें उनकी मातृभाषा में पढ़ाई कराने के लिए। कहने का मतलब अगर वो उड़ीसा का है तो उड़िया भाषा, आंध्रा का है तो तेलुगु भाषा, तो इस तरीके से उनके ओन मदर लैंग्वेज में उनको प्राइमरी एजुकेशन यानी जो कक्षा 1-2 के बच्चे होते हैं उनको उनके भाषा में एजुकेशन यानी शिक्षा देने की बात हो। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इस एग्जीक्यूटिव पावर के संदर्भ में? तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3 यानी कि सारे स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 दैट इज फ्रिक्वेंटली इन द न्यूज़ कंसर्न। सेक्शन 8 है जो आरपी एक्ट 1951 का काफ़ी समय चर्चा में रहा है, तो इसमें क्या मौजूद है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, डिस्क्वालिफिकेशन एंड कन्विक्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म सेंटेंसेस, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन के संदर्भ में सेक्शन 8 बताता है आरपी एक्ट का। करेंटली यानी हाल ही में आरपी एक्ट में लॉ मेकर्स कैन नॉट कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, यानी कि लॉ मेकर से वो इलेक्शन को कंटेक्स्ट यानी कि इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते। ओनली आफ्टर द कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल केसेस, ये तभी होगा जब को कोई क्रिमिनल केस कन्विक्टेड हो जाएगा, यानी कि उस पर जो भी चार्जेस लगे हैं वो साबित हो जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है अरुण 3 डैम इज जॉइंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, यानी कि जो अरुण 3 डैम है यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसमें हिंदुस्तान और नेपाल दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरा इंडिया कंस्ट्रक्टेड सलमा डैम इन अफगानिस्तान, इंडिया ने सलमा डैम अफगानिस्तान में बनाया है। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है एंटीसाइक्लोन्स फॉर्म फ्रॉम एयर मासेस कूलर देन देयर सराउंडिंग, यानी एंटीसाइक्लोन तभी बनता है जब उसके आसपास के वातावरण ठंडी हो उस एरिया के, यानी उसके संदर्भ में जो आसपास के वातावरण वो ठंडी हो। सेकंड, एंटीसाइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद द काम एंड स्टेबल वेदर, यानी जो एंटीसाइक्लोन होता है इसमें काम यानी एकदम शांत और एक संतुलित वेदर यानी कि जो क्लाइमेट कंडीशन है वो होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सा सही है। पहला है इन इंडिया इट इज़ गवर्नड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि हिंदुस्तान में ये EPA एक्ट के अंदर जो कि 1986 में आया था उसके अंदर ये गवर्न होता है, यानी कि इसको देखा जाता है। सेकेंड है ISPO कन्वेंशन इज अ कन्वेंशन इन विच स्टेट हैव टू एक्सेस द ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट, यानी कि ISPO कन्वेंशन है जिसके तहत जो सरकारें हैं वो ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट यानी किसी दूसरे अगर देश से अगर ऐसा कोई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है तो उसमें उसको चेक करेंगे, उसको देखेंगे। तो आपको बताना है EIA के संदर्भ में यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही सही हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है यही नोटिफिकेशन इशू करता है EIA के अंदर किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में इफेक्ट को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर है बी, वाटर वेपर, यानी कि जो वाष्प होता है, जो गर्म स्टीम होता है बेसिकली, सेकंड वर्ड में बोले तो स्टीम या वाष्प या वाटर वेपर कुछ भी कह लीजिए, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस को बढ़ाता है। 60% जो वार्मिंग इफेक्ट होता है इज ड्यू टू वेपर। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है। पहला, पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट ओनली दैट इज सेविंग एंड करंट एंड नॉट द टाइम डिपॉजिट, यानी जो पेमेंट बैंक है वो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, वो भी सिर्फ सेविंग या करंट, ना कि टाइम डिपॉजिट या FDs वगैरह वो नहीं लेता है। सेकेंड है, पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट नॉन रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट, यानी जो पेमेंट बैंक है NRIs के भी पैसे को भी एक्सेप्ट करता है। थर्ड है, द पेमेंट बैंक कैन सेट अप सब्सिडियरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज़, यानी NBFCs को भी ये सब्सिडरी के तौर पे काम करता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A, 1 ओनली, यानी कि बाकी 2 गलत है। पेमेंट बैंक किसी भी तरीके के NRI के पैसे को एक्सेप्ट नहीं करता है। और जो सेकंड था कि इट कैन नॉट, तो मतलब जो सेकंड है वो इसलिए गलत है क्योंकि इट कैन नॉट सेटअप सब्सिडरीज टू NBFC, यानी इनको NBFC के जगह पे नहीं बनाया गया है, यानी उनके काम को ये नहीं लेता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला है, NBFCs आर हेट्रोजीनियस ग्रुप प्रोवाइडिंग सेवरल सर्विसेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस टू इंश्योरेंस, यानी NBFC है ये एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है, यानी हेट्रोजीनियस बोले तो किसी एक ही काम में लगा रहते हैं, जैसे कि अगर कोई खाना बनाता है तो सिर्फ खाना ही बनाता है तो उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो वो उस तरीके की सर्विसेज या को प्रोवाइड कराता है जो कि माइक्रो फाइनेंस हो और इंश्योरेंस से जुड़ी चीज़ें हों। सेकंड है, NBFCs इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व रेशियोज, यानी कि इनको एक रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना होता है, जैसे बैंकों को CRR SLR करना होता है वैसे इनको भी कुछ एक रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर A, 1 ओनली, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। इनको किसी भी तरीके का रिजर्व रेशियो करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ वो NBFCs जो कि अगर ये चीज़ें ऑफर कर रही हैं, जैसे कि डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर द NBFC डिपॉजिटर अनलाइक बैंक, यानी जो इंश्योरेंस फैसिलिटी है डिपॉजिट करने का वो इनमें अवेलेबल नहीं है जैसे कि बैंकों के पास है। और यह क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नहीं है, ये किसी भी तरीके का लोन अगर आप लेते हो तो उसको गारंटर के तौर पे काम नहीं करता है।
सेकंड, एनबीएफसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व रेशियो, इनको किसी भी तरीके का सीआरआर, एसएलआर या कोई भी चीज़ मेंटेन करनी ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, जैसे कुछ जगहों पे दिया हुआ कि एनबीएफसी को मेंटेन करना होता है और इसे उनको मेंटेन करना होता है जो कि ये सब डिपॉजिटर्स एक्सेप्ट करते हैं, वो भी इनका ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है मेंटेन करना। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following is considered to be the characteristics feature seen with the DRDO's अग्नि फैमिली मिसाइल? DRDO का अग्नि फैमिली मिसाइल के संदर्भ में कुछ फीचर्स दे रखे हैं, कैरेक्टर स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा सही है। इट इज़ ऑल रेंजेस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि इनके पास सारे रेंजेस है बैलिस्टिक मिसाइल के। सेकंड, इट इंक्लूड्स ब्रिज मिसाइल, इनके पास ब्रिज मिसाइल्स भी है। इट हैज़ दी हॉट कैनिस्टर मिसाइल, इसके पास जो अग्नि मिसाइल है ये एक हॉट कैनिस्टर मिसाइल की तरह भी काम करता है। फोर्थ है, इट इज़ केपेबल टू परफॉर्म इंटरसेप्शन, यानी एक इंटरसेप्शंस के लिए भी इंटरसेप्शंस के तौर पे भी काम करता है। और थर्ड है, कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स, यानी कि अलग अलग वॉरहेड्स यानी चीज़ों को कैरी कर सकता है। तो आपको बताने में से कौन सा कैरेक्टर फीचर या स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है 2 और 5, यानी कि 1, 3, 4 ये तीनों गलत है। इट डज नॉट हैव अ स्मॉल रेंज मिसाइल, इसकी जितनी मिसाइल है कोई भी स्मॉल रेंज की नहीं है। अग्नि सीरीज ओनली हैव अ मीडियम, इंटरमीडिएट एंड इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल। अग्नि 5 इज अ कोल्ड कैनिस्टर, तो यानी कहने का मतलब जो हॉट कैनिस्टर की बात कर रहा है, हॉट नहीं है, कोल्ड कैनिस्टर वाले मिसाइल सही है। The Agni series does not have the hot canister and it is not capable to perform interception, और इंटरसेप्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है, do not capable of doing that। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है दी शॉर्ट रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल, ये एक शॉर्ट रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। सेकंड है, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम मल्टी प्लेटफॉर्म, यानी कि मल्टी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो सकता है, यानी कि पानी, जमीन या कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। थर्ड है, ऑपरेट्स ऑन अ फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, यानी कि अगर एक बार ये मिसाइल लॉन्च हो जाती है तो इस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए इसको फायर एंड फॉरगेट बोलते हैं, यानी कि फायर करने के बाद आप भूल जाए। थर्ड है, मल्टीपल कैपेबिलिटी मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी इसमें मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ हैं, अलग अलग तरीके से लॉन्च या इनसे हमला किया जा सकता है। तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 2, 3 और 4, यानी कि पहला वाला गलत है। पहला वाला जो दिया शॉर्ट रेंज, ये शॉर्ट रेंज नहीं बल्कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है। जो वो था आपका MCLR, जो इंटरनेशनल पार्टी होती है, MCLR नहीं मिसाइल टेक्नोलॉजी करके था, MTLR कुछ करके मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसमें किसी भी कंट्री को 290 किलोमीटर के अबव की मिसाइल बनाने की अनुमति नहीं है। तो उसी में 290 का पहला ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया था। उसके बाद अभी काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो गए, जब इंडिया उसका मेंबर हो गया तो इंडिया उससे ज़्यादा रेंज की मिसाइलें बनाना शुरू कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट टेस्ट पेपर, यानी जो हमारा GS टेस्ट पेपर 74 था, उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर आपको बता देते हैं। तो उसका क्वेश्चन ऑफ द डे था, सुपर डैम ऑन काली नदी रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी जो सुपर डैम है काली नदी पे वो किस राज्य में स्थित है, आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है डी, कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका पे। आप प्लीज़ कंफ्यूज न, काली नदी एक उत्तराखंड में भी है, तो आप उसको इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज का GS टेस्ट पेपर 75 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, अरावली हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट में अरावली हॉट वाटर स्प्रिंग है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है A गुजरात, B महाराष्ट्र, C मध्य प्रदेश या D तेलंगाना।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।